हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो आज एक बड़ा दिन था। सबसे पहले तो मिस्टर क्रिकेट, मिस्टर सुपर वी का आज बर्थडे है। विराट कोहली आज 34 साल के हो गए हैं और जो इस बंदे ने क्रिकेट के मुकाम पे जो हासिल किया है वो अनबिलीवेबल है। और जो उनकी सबसे ज्यादा चीज जो मुझे अच्छी लगती है वो है उनका वर्क एथिक्स और उनकी जो डेडिकेशन, मोटिवेशन, पैशन और एक जो गोल सेट कर रखा है अपने लिए, उसके ऊपर वो अपना फोकस्ड रहना, वो सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। मुझे विराट कोहली की सबसे अच्छी बात जो लगती है कि वो लोगों को इंस्पायर करते हैं। ही इज पीपल्स चैंपियन। वो भले रैंक नंबर 1 नहीं है, वो भले आपका कैप्टन नहीं है, बट पीपल के हार्ट से उसको कोई नहीं निकाल सकता। उसको वहां के चैंपियन बनने से कोई नहीं हटा सकता। तो दैट इज द कैलिबर ऑफ दैट पर्सन। आज कोई नेगेटिव बातें नहीं होगी, सिर्फ पॉजिटिव बातें। बिकॉज विराट कोहली ने जो अचीव किया है या विराट कोहली ने जो किया है, आज बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हैं कि वो मेंटल टफ हैं, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। उनका अभी जो 3 साल से बैड फेस चल रहा था, लोगों ने क्या नहीं बोला, उनके ऊपर क्या क्या बीती है, ये वो, तो वो मेंटल टफ बहुत हैं ये। बॉस, सेट असाइड ऑल द थिंग्स। जब वो बंदा 17 साल का था ना, उनके फादर का इंतकाल हो गया था। हिज फादर डाइड। और वो बंदा अपने फादर के फ्यूनरल को अटेंड करके नेक्स्ट डे क्रिकेट मैच खेलता है और वहां पे 85 रन की इनिंग खेलता है। उससे बड़ा मेंटल टफनेस उस जगह से कहीं नहीं मिल सकता किसी को भी। मुझे ये चीज उनकी इंस्पायर करती है। क्या उसकी मेंटल वो रही होगी सिचुएशन कि वो उस जगह से निकल करके और मैच खेलने गया अपने दिल्ली स्टेट के लिए, और क्या उसने परफॉर्म किया। कीप इट असाइड, ये इस तरीके की जो घटना है ये दूसरी बार मेरे को सुनने में मिली। फर्स्ट सचिन तेंदुलकर सर के साथ ऐसा हुआ था कि 99 के वर्ल्ड कप में वो खेलने गए थे और उनके फादर का देहांत हुआ था और वो मैच छोड़ करके वापस चले गए थे मुंबई अपने फादर के फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए। तब उनकी माँ ने उनको ये बताया कि इस समय देश को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आप मैच खेलने जाइए। वर्ल्ड कप आपका आपके लिए देश इंतजार कर रहा है, 4 साल में एक बार आता है। और उनकी माँ जानती थी या समझती थी कि वर्ल्ड कप सचिन के लिए क्या मायने रखता है, तो वो उनको इंस्पायर की। सेम चीज विराट कोहली के साथ भी हुई थी। 2005-6 का शायद समय था, उस समय ये चीजें हुई थी। उनके फादर जब एक्सपायर किए थे, तो वो जो घटना है, बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी घटना है। मैंने कई बार हरभजन सिंह के मुंह से ये बात सुनी थी कि जब 2008 में मेंडिस का खौफ होता था, तो उस समय विराट कोहली डेब्यू कर रहे थे और डेब्यू मैच में ही उन्होंने 50 रन मारे थे। तो सभी टीम में यही मीटिंग डिस्कशन हो रहा था। तो विराट कोहली के साथ जब विराट कोहली ने उनको बताया कि पाजी, मैं ये नहीं देखता कि कौन बॉलिंग कर रहा है कौन, मैं बॉल को देखता हूँ और उसको हिट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जो उसने अपने वर्क एथिक्स में डाला है, वो अनमैचेबल है। क्यों विराट कोहली बना, मैं आपको आज उसका रीजन बताता हूँ। क्योंकि वो भी एक रेकलेस क्रिकेटर था 2007, 8, 9 तक, 10 तक, इनफैक्ट 11 तक। लेकिन जब वो 12 में सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए और उसके बाद उनको एक चीज की समस्या आने लगी कि जब वो रन लेते थे ना, दौड़ते भागते थे, तो उनके पैरों में दर्द होता था। या फिर मैं ये स्पोर्ट्स के नजरिए से ये बात करूं कि वो ऐसा चाहते थे ना कि मैं अगर पहला रन दौड़ूं या 100वां रन दौड़ूं या 150वां रन दौड़ रहा हूं उस फील्ड पे उस दिन पर, तो मेरी जो एनर्जी है, जो स्टैमिना है, वो सेम रहे। तो उसने अपना पूरा का पूरा डाइट प्लान, पूरा का पूरा वर्क एथिक्स, पूरा का पूरा जिम करना, ट्रेनिंग करना, बॉडी को उस तरह से प्रिपेयर करना, वो पूरे के पूरे काम में लग गए और अपने आप को एक गोल के साथ टाई कर लिया उन्होंने। और उसके बाद 2012 में या 2013 में जो उनके साथ इंग्लैंड में फेलियर हुआ था, वो फेलियर होने के बाद जब मतलब सिक्स स्टंप या सर फिफ्थ या सिक्स स्टंप पे जबकि बॉलों पर वो ऑफ स्टंप पे वो स्लिप में कैच हो रहे थे, जेम्स एंडरसन ने उनको पकड़ रखा था। वो दोबारा फिर सचिन तेंदुलकर के पास आए और उनसे फिर वो सारी बातें उन्होंने निकलवाई जो उनको समझना था कि यहाँ पर मैं क्यों फेल कर रहा हूँ। तो ये एक ललक होती है कि बॉस, गलतियां आप कर रहे हो, उसके बाद भी आप सीखने के लिए जो जाते हो ना, वहां से विराट कोहली की जो जर्नी चालू हुई 2014-15 से, वो फिर अनमैचेबल थी। फिर 2016 में आईपीएल में उन्होंने धड़ाधड़ 4-5 शतक मारे। लोग वही बोलते थे कि आप अच्छा खेलते हो बट सेंचुरीज नहीं है आपके नाम पे, T20 में सेंचुरीज नहीं है। उसके बाद फिर उसी ईयर में
लोग ये बोलने लगे आपके पास डबल सेंचुरी नहीं है टेस्ट में। उन्होंने कंटिन्यूअस 4 डबल सेंचुरी मारी उसी ईयर में। तो ये विराट कोहली की जर्नी चालू हुई थी। तो विराट कोहली को विराट कोहली बनने में उसको उसकी फैमिली का सबसे बड़ा हाथ था, उसकी वर्क एथिक्स का सबसे बड़ा हाथ था, और सबसे ज्यादा उनका जो साथ दिया वो अनुष्का मैम ने दिया। अनुष्का मैम के लाइफ में आने के बाद एक स्टेबिलिटी आई उनके लाइफ में, एक ठहराव आई कि उनको भी ये समझ में आने लगा कि मैं भी एक ह्यूमन हूँ, मैं भी एक ह्यूमन हूँ। और जब सबसे इंपॉर्टेंट जो उनके लाइफ का जो मेजर मैं मानता हूँ ना, वो है एबी डिविलियर्स। क्योंकि एबी डिविलियर्स जब शॉट्स खेलते हैं ना उटपटांग टाइप का, तो वो आपको लगता है उटपटांग है, लेकिन वो उसकी जो मानसिकता है ना वो क्या उटपटांग की, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि कोई क्रिकेट का फील्ड है, ठीक है, क्रिकेट के फील्ड में आप प्लेयर लगा रखे हो, तो वो जो उटपटांग शॉट है ना वो ऐसी जगह खेलेगा जहां पे गैप है, तो ताकि वो हवा में भी जाए तो वो बॉल कैच ना हो पाए। ये उन लोग की मानसिकता, और यही चीज विराट कोहली ने सीखी उससे। कि पहले तो विराट कोहली एकदम ग्राउंड द शॉट्स खेलते थे, क्लासिक कवर ड्राइव्स, स्ट्रेट ड्राइव्स, उसके बाद उनके जो पंचेस होते हैं वो सारे वो डाउन द ट्रैक, मतलब अलोंग विद द ग्राउंड खेलते थे। लेकिन जब एबी डिविलियर्स के संपर्क में वो आए आरसीबी के थ्रू, तो वहां पर वो लॉफ्टेड शॉट्स खेलना चालू किए, एक्स्ट्रा कवर की ओर उठाकर खेलना चालू किए। तो वो गैप्स पिक करते थे कि कहां पर मैं लॉफ्टेड खेलूं, तो मैं अगर वो एज भी लगे ना तो वो फील्डर के पास ना जाए। ये उनका मानसिकता था, और यही चीज बाकी प्लेयर्स गलती करते। बाकी प्लेयर्स को लगता है ना बॉल है मेरे जोन में, मारो, वहां पे अगर फील्डर तो कैच आउट हो जाओगे। जैसे रोहित शर्मा का होता है कि पुल लग गया तो छक्का है, नहीं लगा तो वो कैच आउट हो जाता है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी फील्डर बिठा रखा है। लेकिन विराट कोहली के साथ ऐसा नहीं है। विराट कोहली के साथ ऐसा है कि वो अगर वो सेट हो गया है तो उसको आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसी वजह से, क्योंकि वो गैप्स में मारता है। और वो ये कोशिश करता है कि मैं सिंगल को डबल में डबल, मतलब पहला रन वो इतना तेजी से दौड़ता है ना, सेकंड रन वो आसानी से कवर करता है। सेकंड रन में उसको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि फर्स्ट रन इतना तेज दौड़ लेता है, सेकंड रन वो आराम से धीरे धीरे करके दौड़ जाता है। लेकिन बाकी प्लेयर्स क्या करते हैं कि पहला रन धीरे लेते हैं और सेकंड रन तेजी से, जब कोशिश करते हैं कि तेजी से भागूंगा तो पहुंच जाऊंगा, उसमें रन आउट्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो विराट कोहली की है, एबी डिविलियर्स का नाम अगर विराट कोहली के बुक में नहीं आए तो मैं नाम बदल दूंगा, धोनी का नाम अगर नहीं आए तो मैं नाम बदल दूं, सचिन तेंदुलकर का नाम ना आए मैं नाम बदल दूं। तो ये इम्पैक्ट छोड़ रखा है उन लोगों ने। और ऐसा नहीं है कि कोहली मतलब बुरे बॉलर्स के दौर में खेल रहा था और इस तरह उसके बॉलर नहीं थे उस तरीके के, ये सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। कोई बुरा दौर अच्छा दौर नहीं। आप अगर अच्छे खिलाड़ी हो, आपको तो बाकी लोग क्यों नहीं कर पाए यार, जो ये जैसे बहुत सारे लोग आते हैं कि बॉस विराट कोहली अगर मतलब बॉलर अच्छे नहीं मिलते तो बाकी लोगों के लिए बॉलर अच्छे नहीं, वो लोग क्यों नहीं पता, हाफ ऑफ देम नॉट एबल टू रीच विराट कोहली स्टेचर। यार इंडिया में हमेशा ये मीडिया ट्रायल जो होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है कि बॉस ये तो T20 का प्लेयर है, ये तो टेस्ट का प्लेयर। लेकिन विराट कोहली ने सभी समीकरण को बदल दिया। जब टेस्ट खेला तो उसकी एवरेज देख लीजिए, जब वनडे खेला तो उसका सेंचुरीज देख लीजिए, और जब वो T20 खेला तो उसका स्ट्राइक रेट देख लीजिए। नॉट आउट जाता है मैच, अगर वो नॉट आउट पे है, 18 बार वो नॉट आउट पे गया है चेस के टाइम पे, और 18 के 18 बार टीम इंडिया जीती है। ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है विराट कोहली का कि वो नॉट आउट गया और टीम इंडिया हार के आई हो। तो ये इसका स्टेचर है, ये उसका ऑरा है। सर सैल्यूट है आपको, आपने जो कंट्री को प्रेजेंट, आज बर्थडे आपका है सर, लेकिन गिफ्ट्स आप ही दे रहे हो पूरी नेशन को, अपने परफॉर्मेंस, अपने मास्टर क्लास के थ्रू, और अपने जो आप लोगों जो आपने अपने शोल्डर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है कि जब तक मैं खड़ा हूं इंडियन टीम को डरने की जरूरत नहीं है, इंडियन टीम को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ फेस करूंगा और आगे लेकर चलूंगा, चाहे कैप्टन कोई भी हो, चाहे वाइस कैप्टन कोई भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। आई हैव टू प्ले माई ओन गेम एंड आई हैव टू सपोर्ट माई टीम। तो ये चीजें विराट कोहली की विराट बनाती है उनको, जो आम प्लेयर्स को उस लेवल पर नहीं लेके जा पाती है। अब छोटा सा बयान एक आया शिखर धवन का कि विराट कोहली मेंटल टफ है, मेंटली बहुत ज्यादा टफ है, ये है तो वो है। अब पाकिस्तान से बात निकली कि सईद के अहमद सजाद की ओर से कि विराट के पास धोनी था तो ये था, थी यार, सबके पास कोई ना कोई रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सब विराट कोहली के पास धोनी हो, सभी के पास होते हैं। हर टीम के पास एक कैप्टन होता है जो बैक करता है अपने फेवरेट प्लेयर को या अपने बेस्ट प्लेयर को। तो बस वो बेस्ट प्लेयर बन के दिखाया ना, वो अपने आप को, अपने लेगेसी को लेकर के चला। और विराट MS धोनी की कैप्टनसी में विराट कोहली ने 90% मैचेस जिता रखे हैं विराट कोहली ने, क्योंकि विराट कोहली को विराट बनाने में MS धोनी का बहुत हाथ है।
ये फ्रैंक बात है, क्योंकि विराट कोहली जब स्टार्टिंग में आया था ना, तो कैप्टेंसी उसको दिया नहीं जा रहा था, क्योंकि वो यही बात है कि वो गालियां गलौज बहुत देता है, बहुत एग्रेसिव है, बहुत ये। MS धोनी इसके साथ खड़ा रहा, MS धोनी बोला नहीं। फिर वो अपने आप में अंदर में चेंजेस, कितने चेंजेस लाया है यार, आप उसकी जर्नी देखो तो सही। 2008 से खेलना चालू किया विराट, आज उनको खेलते हुए 14 साल हो गए हैं। 14 साल में वो अपने आप को कितना बदला। पहले तो वो पैशनेट, एग्रेसिव और ये सब था, उसके बाद जब रन बनने लग गए, सब कुछ होने लग गया, वो एक स्टेचर धारण कर लिया, अपने आप को कूल रन काम करने लग गया वो, कि बॉस मेरे को आप हर स्टेटस में कूल रन है। फिर एक समय ऐसा है कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, लोग परफॉर्म नहीं आते तो कितना गुस्सा हो जाता है, कितना एंग्री हो जाता है, लेकिन वो उसके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। आउट भी होता था तो हंसते हुए जाता था वो, कि यार क्या गलती थी मेरी यहाँ पे, बट शॉट्स नहीं लग रहे हैं, शॉट्स नहीं लग रहे हैं, और एज लग के वो आउट जाता है। तो ये फेज आता है। अब देखिए वो कैसे एंजॉय कर रहा है। जो विराट की मेरे को सबसे बेस्ट लाइन लगती है ना, मैं ये लाइन उसके 2008-9 से सुन रहा हूं दोस्त। दिस इज वॉट यू प्ले फॉर। जब उनसे क्वेश्चन किया गया ना कि इतना टफ सिचुएशन था, इतना कठिन मुसीबत प्रॉब्लम था, तो लोग यही बोलते थे कि यार हो गया मेरे से, अचानक से हो गया। तो वो, लेकिन वो जो बंदा था ना, जो उसने आंसर किया ना कि हम लोग खेलते ही इसी चीज के लिए कि हमको ये प्रेशर आए और हम उस प्रेशर पे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करके दें। तो ये जो उसकी लाइन है। दूसरा जो उसकी उनकी बेस्ट लाइन लगी थी मुझे, जो वर्ल्ड कप जीताया था, और एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि सचिन तेंदुलकर को आप लोगों ने अपने कंधे पे कैरी किया, आपको कैसा लग रहा है, तब उसने उन्होंने ये जवाब दिया था कि ही हैज कैरीड द नेशंस, he has carried the nation to till 24 years, so this is our time to carry him on our shoulder, so this is the tribute he has given to his master सचिन रमेश तेंदुलकर। तो ये बंदा इस लेवल का है। फिर बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप गोट हो, आप ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो। उसने सीधा सा नकार दिया कि मैं नहीं हूं, मैं तो सचिन तेंदुलकर, मेरे लिए सचिन तेंदुलकर गोट हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, एंड सर विवियन रिचर्ड्स हैं। तो ये ग्रेटनेस दिखाती है। बाबर आजम टाइप का या फिर इस टाइप का नहीं पाकिस्तान में कि हाँ मैं तो बहुत अच्छा प्लेयर हूँ। साहिल आफरीदी का एक स्टेटमेंट देख रहा सुन रहा था कि बाबर आजम और विराट कोहली सेम की स्ट्रक्चर के। अरे क्यों झूठ बोल करके उसको कंधे पे चढ़ा कर रखे हो यार, सीधा सीधा साफ साफ बताओ। विराट कोहली कभी बोला है कि मैं रोहित शर्मा से अच्छा खेलता हूं? विराट कोहली कभी बोला है कि मैं स्टीव स्मिथ से अच्छा खेलता हूं? कभी नहीं। वो उसकी अपनी गेम है, इसकी अपनी गेम है यार। कंपैरिजन तो पहले बात होनी नहीं चाहिए, और अगर कर रहे हैं तो फिर ये गलत कर रहे हैं। क्योंकि विराट कोहली, देखिए विराट कोहली जब बाहर खेलने जाता है ना, तो वो कभी भी उसको घबराहट या परेशानी नहीं होती, लेकिन जब जो रूट्स सब कॉन्टिनेंट में आते हैं तो उनका उस तरीके से वो रन परफॉर्म नहीं कर। अभी इस साल जो रूट ने अच्छा खेला, ये जो लास्ट ईयर जो रूट का गया, लेकिन इससे पहले जो रूट ने कुछ भी नहीं किया था सब कॉन्टिनेंट में। सेम हैपेंड विद स्टीव स्मिथ। केन विलियमसन थोड़ा बहुत इस कंडीशन में अच्छा खेलते हैं, लेकिन केन विलियमसन हर फॉर्मेट के अच्छे प्लेयर नहीं है। T20 में उनका वो परफॉर्मेंस नहीं है जो बाकी प्लेयर्स का होता है। तो वो हर आदमी एक एक फॉर्मेट से, जो रूट है वो टेस्ट का अच्छा प्लेयर है, वनडे का थोड़ा बहुत ओके ओके प्लेयर है। स्टीव स्मिथ वनडे एंड टेस्ट का बहुत अच्छा प्लेयर है, T20 का नहीं है। तो ये सारी चीजें होते रहती हैं। तो सर आपको तहे दिल से, और मैं दुआ करता हूं सर कि आप नेक्स्ट 6 ईयर्स तक खेलें, या 40 ईयर्स तक आप इंडियन टीम को सर्व करें, खेलें, और जो भी आपने अपने दिमाग में टारगेट्स गोल बना रखे हैं आपकी वो पूर्ति हो। मेरी तरफ से यही विश है सर, मैं यही आपको गिफ्ट दे सकता हूं फिलहाल तो, कि आप खेलिए जी जान से, और जो भी आपने टारगेट्स रख रखे हैं आप उसको अचीव करिए। आप इंस्पिरेशन हो सर पता नहीं कितने करोड़ों फैंस के। मैं तो छोटा सा अदना सा फैन हूं आपका, लेकिन मेरे से कितने बड़े बड़े फैंस होंगे सर आपसे, जो आपको भगवान की तरह पूछते होंगे, जो आपको आपके एक एक स्टेप को फॉलो करते होंगे, कॉपी स्टाइल करते होंगे। बट आप ग्रेट हो सर, मैं इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकता। आपकी ग्रेटनेस को मैं बनते हुए देखा हूँ। आप किस तरीके के प्लेयर थे, कैसे बने, कैसे अपने आपको ट्रांसफॉर्म किया, आपने क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं, मुझे अच्छे तरीके से याद है। 2015 का जो सेमीफाइनल हम हारे थे ऑस्ट्रेलिया के साथ, 2015 वर्ल्ड कप का, उसके बाद अनुष्का शर्मा पे कितनी बैशिंग हुई थी, विराट कोहली पे कितनी बैशिंग हुई थी, बट आपने अनुष्का शर्मा को उस समय भी नहीं छोड़ा, और लास्ट में आप फाइनली उनसे शादी भी किया आपने। तो ये कमिटमेंट शो करता है सर कि आपका, आपने एक बार किसी को थाम लिया तो फिर आप उसको दोबारा डिच नहीं करोगे, या फिर उसको अब छोड़ोगे नहीं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पायरिंग चीज़ थी सर। तो बहरहाल अब हम मुद्दे की बात करते हैं। तो आज ग्रुप 1 का जो सेमीफाइनल स्पॉट था वो बुकड हो चुका है। इंग्लैंड ने श्रीलंका को हराया और अपने आप को क्वालिफाई करवा लिया है
सेमीफाइनल में स्टेज में जाने के लिए। और अभी उनकी जो सेमीफाइनल के जो अपोनेंट है वो अभी फिक्स नहीं हुए हैं, बट मोटा मोटी जो मेरी जो क्रिकेटिंग सेंस है, मैंने कल भी प्रेडिक्ट किया था कि इंग्लैंड कोई भी कितना भी ड्रामा करते रहे, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड इस ग्रुप से क्वालिफाई करेगी और उस ग्रुप से साउथ अफ्रीका और इंडिया क्वालिफाई करेगी। तो जो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया के ज़्यादा चांसेस है और इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल में खेलने के लिए। और ये जो मैच होगा सेमीफाइनल का वो एडिलेड ओवल में होगा, यहाँ पर सूट करेगी स्पिनर्स को और इंडियन टीम को। सब कॉन्टिनेंट टाइप की पिचेस होती हैं एडिलेड में, सिडनी में, तो ये यहाँ पे लो बाउंस, उतना बाउंस नहीं होता जिस तरीके से पर्थ में या फिर मेलबर्न के ग्राउंड पे होती है। तो यहाँ पर आपको सूट जरूर करेगा। तो उसमें इंग्लैंड के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं, मोइन अली और आदिल रशीद और लियम लिविंगस्टोन के रूप में। इंडिया के पास भी अच्छे टॉप क्लास के स्पिनर्स हैं, आपके अक्षर पटेल और अश्विन के रूप में। तो दोनों टीमें कांटेदार मुकाबला होगी। लेकिन जो आज का मैच हुआ है, इंग्लैंड यहाँ पर ये मतलब क्लिफ हैंगर जीता उसने, और इंग्लैंड मतलब एक टफ कंपटीशन श्रीलंका ने उनको दिया। अगर श्रीलंका 160 तक जाती, जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में बताया था कि श्रीलंका को जीतने के लिए 160, 70 का स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूज्ड पिचेस हैं जहां पर बॉल फंस कर आएगा, ग्रिप होगा, और श्रीलंका के पास स्पिनर्स हैं जो कि इंग्लैंड को कंट्रोल कर सकती है। और हुआ भी एग्जैक्टली वही। तो जब बॉल पुराना हुआ, मतलब जब इंग्लैंड चेस करने आई 142 रन के पथुर दिसांका की मदद से, श्रीलंका 142 तक गई, लेकिन जो इजिली 165, 170 तक जा सकते थे, लेकिन जो उनके लोअर ऑर्डर्स थे वो चोक कर गए और सभी एक के बाद एक के बाद एक के बाद धराशायी होते चले गए और 141 के आसपास वो रुक गए। तो चेस के लिए जब 142 के लिए आए तो वो जॉस बटलर और एलेक्स हेल के दिमाग में ये चीज़ कंप्यूटराइज थी कि बॉस, अगर यहाँ से हमको जीतना है तो स्टार्टिंग के जो जब तक बॉल न्यू है तब तक हमें मैक्सिमम रन बना लेना है। और एग्जैक्टली हुआ भी वही। 6 ओवर में 70 रन इंग्लैंड ने ठोक दिए और एक समय ऐसा आ गया था कि लग रहा था कि मैच 10वें या 12वें ओवर तक खत्म हो जाएगा, जिस तरीके की बैटिंग इंग्लैंड की पास है। लेकिन यहाँ से फिर पाशा पलटता है जब वनिंडू हसरंगा टीम मतलब बॉलिंग के लिए इंट्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद एक करके इंग्लैंड के, जहाँ पर इंग्लैंड 70 रन पे 0 विकेट थी, 110 या 111 रन के आते आते 5 विकेट गिर जाते हैं उनके, आपके एलेक्स हेल्स, जॉस बटलर, उसके बाद लियम लिविंगस्टोन, मोइन अली, और उसके बाद आपके मोइन अली भी आउट हो जाते हैं। डेविड मलान आज बैटिंग करने नहीं आते हैं। डेविड मलान के पैर में शायद मेरे ख्याल से क्रैम्प हुआ है या फिर एंकल ट्विस्ट हुआ था, शायद क्रैम्प ही होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि लड़खड़ाते हुए जा रहे थे, मसल पुल हुआ होगा, तो उसकी वजह से वो बैटिंग करने नहीं आए। इंग्लैंड के लिए ये भी एक डेंट है कि उनका रिप्लेसमेंट यहाँ पर फिल सॉल्ट है, जो कि उस तरीके के बैटिंग नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से फ्री होकर के डेविड मलान खेलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मसले मसाइल है। लेकिन फिर भी बेन स्टोक वहाँ पर खड़े रहे और बेन स्टोक्स ने इंश्योर कराया कि ये मैच इंग्लैंड यहाँ से नहीं हार सकता, और लास्ट ओवर तक ये मैच गया। इनफैक्ट एक स्टेज पर ऐसा आया था कि 12 बॉलों पर 13 रन जीतने के लिए चाहिए थे, और उसी समय जस्ट सैम करन का विकेट गिरा था और क्रिस वोक्स एंट्री किए थे। अगर वहां पे एक आध विकेट और मिल जाती तो श्रीलंका ने काम लगा देना था इंग्लैंड का, और फिर ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाती। लेकिन बेन स्टोक्स ने अपनी मैच्योरिटी दिखाई और इस सिंगल की जगह पे डबल लेते चले गए। जहां पे भी वो उनको सिंगल लेने का मौका मिलता था वो फास्ट रनिंग करते थे और 2 रन को उसको कन्वर्ट करते थे, जिसकी वजह से रन का प्रेशर उन पर कभी नहीं आया। और लास्ट में 2 रन चाहिए थे 4 बॉलों पर, तो वहाँ पर क्रिस वोक्स ने पहला बॉल डॉट बॉल खेला, उसके बाद नेक्स्ट बॉल पर वो बाउंड्री लगाया उन्होंने और मैच को इंग्लैंड की तरफ कर दिया। इंग्लैंड टीम यहाँ से आगे बढ़ेगी और एडिलेड की ओर वेट करेगी कि उनका अपोनेंट कौन होगा सेमीफाइनल में। चांसेस आर वेरी हाई कि इंडिया ही उनके साथ भिड़ेगी, अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं हो जाता है तो। उलटफेर का मेरा कहना का मतलब है कि अगर साउथ अफ्रीका हार जाती है नीदरलैंड से, जो कि कल मैच होने वाला है, तो पाकिस्तान को एक मौका मिलेगा, या फिर कल अगर जिम्बाब्वे इंडिया को हरा देती है तो मौका मिलेगा, वरना कोई भी अपसेट्स नहीं होने वाला इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर इंग्लैंड के पास लूप होल्स बहुत नज़र आ रहे हैं इंग्लैंड के पास, स्पेशली इन बैटिंग। हैरी ब्रुक्स उनके जिनको वो लेकर के आए हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं उस तरीके से। जॉस बटलर भी थोड़े से टच में नज़र नहीं आ रहे हैं। एलेक्स हेल्स की अगर जो आज की इनिंग है, जो 47 रन उन्होंने बनाए, वो अगर आप निकाल दो इस चेज में, तो फिर इंग्लैंड कहीं पे भी इस मैच में नहीं टिकती। उनके जो 47 रन थे एलेक्स हेल्स के, वही डिसाइड कर मैच को इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया, वरना इंग्लैंड ये मैच आसानी से हार जाती। जिस तरीके से श्रीलंका के स्पिनर्स, मतलब 4 ओवर धनंजय डिसिल्वा ने डाले, 4 ओवर आपके थिक्शना ने डाले और 4 ओवर आपके
वानिंडू हसरंगा ने डाले, 12 ओवर स्पिनर के फेंके गए, 4 ओवर आपके कसुन रजिता ने डाले और 4 ओवर आपके लहिरू कुमारा ने डाले। बट श्रीलंका ने दसुन सनागा का यूज़ नहीं किया, चमिका करुणारत्ने का यूज़ नहीं किया। हो सकता था वो भी इफेक्टिव हो जाते, लेकिन स्पिनर के आगे ये बॉलर्स कोई भी काम नहीं आ रहे थे। तो इंग्लैंड ने एक अच्छा मैच यहाँ पर निकाला और टीम को इंश्योर कराया कि वो सेमीफाइनल बर्थ अपनी बुक कर ले। आईसीसी के इवेंट में इंग्लैंड भी अब एक रेकनिंग फोर्स हो गई है। जब से इयन मॉर्गन उनके कैप्टन बने थे, उसके बाद अब वो रिटायर हो गए और अब बैटन पास किया जॉस बटलर को। जॉस बटलर भी इस टीम को अच्छे तरीके से कैरी कर रहे हैं, ऑल्दो उनके पास फर्स्ट चॉइस बॉलर्स नहीं है। बॉलर्स लाइक जोफ्रा आर्चर, बॉलर्स लाइक रीस टॉपली, इस तरीके के बॉलर नहीं है, बट फिर भी ये इंग्लैंड टीम लड़ रही है, लड़वाना जानती है। मार्क वुड यहाँ पर स्पेशलिस्ट काम आ रहे हैं। उसके बाद सैम करन और क्रिस वोक्स ने जो इंजरी आर्चर और इनको मिली है, जोफ्रा आर्चर को और आपके रीस टॉपली को, तो इनकी पूर्ति अच्छी तरीके से सैम करन कर रहा है। सैम करन का इस वर्ल्ड कप में एक पुनर्जन्म हुआ है। जो वो डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं, स्पेशली विद देयर स्लोअर वंस, वो कमाल कर रही है। मतलब मैं अगर बात करूं तो एक स्टेज पे श्रीलंका 115 रन के आसपास खेल रही थी 15 ओवर में। वहां से वो लास्ट के 5 ओवर में सिर्फ और सिर्फ महज 25 रन ही बना पाई। ये श्रीलंका का हारने का सबसे बड़ा रीजन था। नहीं तो ये लास्ट के 5 ओवर में अगर कहीं श्रीलंका गलती से 40-50 रन ठोक देती, 55 रन ठोक देती, तो ये स्कोर 170-175 तक जाता, जो कि इंग्लैंड को फिर बहुत मुश्किल पड़ जाती, स्पेशली स्पिनर को। एक ट्रिक श्रीलंका ने मिस भी किया। मैं अगर श्रीलंका का कैप्टन होता तो मैं यही करता कि एक पहला ओवर से ही स्पिन डलवाता, धनंजय डिसिल्वा को इंट्रोड्यूस करा देता। बीच में उन्होंने चारित असलंका को भी इंट्रोड्यूस कराया था उनके स्पिनर के थ्रू। तो आप धनंजय डिसिल्वा को अगर यूज करते वहां पर और पहला ओवर दे करके दूसरा ओवर पेसर से करवाते, फिर तीसरा आप धनंजय डिसिल्वा को लाते, चौथा आप पेसर को कराते, पांचवा आप फिर तीक्षणा को लेकर आते, और जो बीच के जो ओवर थे ना, वहां पे इन टैंडम वानिंडू हसरंगा और तीक्षणा को आप इन टैंडम बॉलिंग करवाते, तो इंग्लैंड जरूर चुप कर जाती वहां पे, और वो बिल्कुल भी वो नॉक आउट हो जाता। क्योंकि इंग्लैंड ऑलमोस्ट ये मैच बस जीता है तो बेन स्टोक्स के प्रेजेंस से जीता है कि बेन स्टोक्स वहां पे खड़े रह गए, वरना ये मैच श्रीलंका काम लगा लेती। श्रीलंका ने इस सीरीज में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। पहले तो वो क्वालिफायर खेले, क्वालिफायर में क्वालिफाइंग हुए, उसके बाद फिर जब ग्रुप स्टेजेस में आए इस ग्रुप में, तो वहां पे भी वो अच्छा परफॉर्मेंस करे। ऑस्ट्रेलिया को 157 रन जिसमें मारा, वहां पे भी वो 10-15 रन शॉर्ट थे, बन सकते थे वो, लेकिन बना नहीं पाए वो। 157 पे वहां पर उनके साथ खेला उन्होंने। उसके बाद फिर इंग्लैंड ने भी उनको अच्छा टफ मैच आज दिया। न्यूजीलैंड के साथ भी श्रीलंका आराम से जीतती, लेकिन न्यूजीलैंड के उस दिन ग्लेन फिलिप्स ने जो सेंचुरी ठोक दी, वरना 3-4 विकेट तो श्रीलंका ने पकड़ लिए थे न्यूजीलैंड के, लेकिन अकेले ग्लेन फिलिप्स ने आकर के पूरे गेम का डायमेंशन बदल दिया और फिर श्रीलंका वहां से उभर नहीं पाई। मैच वो हार गए। लेकिन श्रीलंका ने हर मैच पे फाइटिंग किया है और फाइट दिखाते रही है। ये हुई बात इस ग्रुप की। अब बात करते हैं कल के मैचेस की। कल सुपर संडे भी नहीं, सुपर डुपर संडे है, क्योंकि आईपीएल में 2 मैचेस होते हैं, डबल हेडर होता है, बट यहाँ तो ट्रिपल इनकाउंटर चलेगा। कल पहला मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड का होगा, जो मुझे लगता है साउथ अफ्रीका आसानी से मैच जीत जाएगी है। उसके बाद सेकंड मैच होगा बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान का। अगर साउथ अफ्रीका कल अगर वो हार जाती है मैच, तो फिर पाकिस्तान को एक चांस मिलेगा कि वो साउथ अफ्रीका के रन रेट से बेटर हो जाए और वो क्वालिफाई कर सके। उसके बाद जो थर्ड मैच होगा वो होगा इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे इंडिया को टफ टाइम दे सकती है, लेकिन इंडिया जिस हॉट फॉर्म में चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चांस मिलेगा। कल इंडिया को सबसे पहले तो उनको टॉस जीत करके जिम्बाब्वे को बैटिंग करवानी है और 120-130 रन के आसपास उनको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करिए। उसके बाद आप इजीली वो चेस डाउन कर सकते हैं। इंडियन टीम पाकिस्तान टीम की तरह चोक नहीं करने वाली है कि हाँ वो संघर्ष कर रहे हैं। एक भी प्लेयर अगर खड़ा रह गया तो मैच निकाल देगा। तो ये समीकरण कल के डेट में बन रही है। कल देखते हैं क्या होगा, लेकिन मेरा जो दिल कह रहा है कि इंडिया इस ग्रुप में टॉप करेगा। सेकंड साउथ अफ्रीका होगी। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का पहला सेमीफाइनल होगा, जो कि सिडनी में होना है। वहां पर अगेन स्पिनर्स का रोल प्ले इंपॉर्टेंट होगा। न्यूजीलैंड की तरफ से सैंटनर और सोडी होंगे, तो वहीं पे साउथ अफ्रीका की तरफ से केसर महाराज और तबरेज शमसी होंगे। तो ये दोनों स्पिनर
किस स्पिनर का ज़्यादा बोलबाला होगा वही टीम वहाँ पे अच्छा करेगी। फिर जो नेक्स्ट सेकंड सेमीफाइनल होगा वो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का होगा, और वहाँ पर पावर हिटर्स का गेम होगा कि जो ज़्यादा रन ठोक देगा वो मैच निकाल लेगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर से विराट कोहली सर को मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। यू आर द ओनली किंग हु कैन बी कॉल्ड एज किंग ऑफ द किंग। आपको मैं टर्म देता हूँ सुल्तान का। यू आर सुल्तान ऑफ दिस कंट्री, दिस क्रिकेट फेटर्निटी। आपके जैसा प्लेयर न था न है, और शायद ही मेरे को लगता है कोई आएगा। अगर आता है तो स्वागत है उनका। मैं चाहूँगा कि वो इंडिया से ही हों उसी तरीके के प्लेयर्स, लेकिन जो आपने कर दिया है वो अब करना नामुमकिन है, क्योंकि फिटनेस लेवल भी देखना है, इतने सारे मैचेस भी हो रहे हैं उसको भी देखना है। तो क्रिकेट को प्रमोट करना, ब्रांड बनाना, वो आपने अच्छे से किया है, वो उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो विद दैट आई टेक योर टाइम ऑफ। सो प्लीज़ कल का मैच के बाद हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।